हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा है यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम यहाँ पे दिया गया है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या निर्देश हमें दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके जो एग्जामिनर हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है एक्सेट्रा। ये जो चीजें हैं ये आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है। हम मेनली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चीजें। ठीक है। तो ये हमारे निर्देश हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके 8 जो हमने पार्ट देखे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। एमसीक्यूज आपके पास 8 आते हैं यहाँ पे। ठीक है, गिन लेंगे एक बार। 8 आते हैं। हर एक जो एमसीक्यू है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, हर एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके आगे आप देख रहे हैं, जैसे ये 1 नंबर का है, जैसे ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। तो क्वेश्चन के आगे जो है क्वेश्चन के नंबर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला खंड है जिसमें कहा गया है द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, एल्गी में जिसे शैवाल कहते हैं, ब्रायोफाइट्स में, या जिम्नोस्पर्म जिन्हें अनावर्त बीजी कहते हैं, या एंजियोस्पर्म में जिसे आवर्त बीजी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझो कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। चलो यहाँ पे समझे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अच्छा, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है हमारे लिए नया नहीं है। आपने यहाँ पे क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, आपने अभी 12th में भी डिटेल में समझा है चैप्टर को। सिंपल सी चीज है, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलिन ग्रेन है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ऐसे। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर सेल स्टेज है कुछ ऐसे। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी आपके सेल्स आती हैं। क्या मैं इसको सिर्फ इसको, ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये जो है, क्या मैं सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बना लूं? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे की चीजें। अभी हम यहाँ पर जो न्यू सेलेस है, ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स है, यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। वैसे इंटेग्यूमेंट कैसी थी? कुछ ऐसी थी। ऐसा कुछ देखा था हमने। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखना है। तो हमने कहा ये है यहाँ पर हमारा ओव्यूल, यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुछ सेल्स, बताओ सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल को पहचानिए, एक्सेल को पहचानिए। तो ये हमारी एक्सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक्सेल है, जो हमारी फीमेल गैमेट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या आता है? आपने कहा ये हमारी पॉलन ट्यूब ऐसे आती है, ये इसमें ये जो 2 हैं ये हमारे मेल गैमेट हैं, ये मेल गैमेट है। इनमें से एक जो गैमेट है वो यहाँ पर एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये जो दूसरा गैमेट है ये यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ठीक है। अच्छा, पहले ये बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। ठीक है, और यही जो जाइगोट है ये आगे चल करके यहाँ पे सीड में कन्वर्ट होगा और इसी सीड में एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो, इसी सीड में क्या होगा? यहाँ पे एम्ब्रियो होगा। ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे जो दूसरा गैमेट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये इनके साथ फ्यूज होता है और इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन कैसा एंडोस्पर्म बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। ठीक है, जब वो क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पर फ्यूज होता है। अब रिलेट करो चीजों को। ठीक है, हमने बात की है ये जो गैमेट्स है ये कहाँ से आए हैं, आपने कहा पॉलन ग्रेन से आए हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ कैसे आए हैं, आपने कहा पॉलिनेशन से आए हैं। पॉलिनेशन कैसे होता है, आपने कहा फ्लावर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा जो टर्म है दैट इज फ्लावर। इट मीन्स कि जो फ्लावरिंग प्लांट होगा उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाएगा। देखो हमें क्वेश्चन के आंसर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि हमें एग्जैक्ट वो जो टॉपिक है वो एकदम क्लिक कर जाए। आना चाहिए लेकिन एकदम से क्लिक नहीं करता है। जब क्लिक नहीं करता है तो आपको रिलेट करनी है चीजें, जैसे कि हमने यहाँ पर रिलेट की है। ठीक है, हमने ये जो मेल गैमेट है इनको रिलेट किया है पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन से और पॉलिनेशन को फ्लावर से। इट मीन्स कि डबल फर्टिलाइजेशन उसमें होगा जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, अपने ऑप्शंस पे आ जाओ। एल्गी जो है कि एल्गी में आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो आपने कहा कि एल्गी जो है वो तो थैलोफाइट है, थैलोफाइट्स हैं एल्गी। जब हमने यहाँ पे किंगडम प्लांटी पढ़ा है क्लास 11th में, किंगडम प्लांटी जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पर उसके अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो पढ़े। थैलोफाइट्स पढ़ा है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, आपने यहाँ पे टाइडोफाइट्स पढ़ा है, जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, एंजियोस्पर्म पढ़ा है। ये सारे हमारे क्या आते हैं, प्लांट ग्रुप्स आते हैं। जब हमने एल्गी के बारे में बात की तो हमने कहा ये थैलोफाइट है। थैलोफाइट का मतलब होता है इनकी बॉडी थैलस जैसी है, थैलस यानी कि थैले जैसी है। थैला क्या होता है, एक सिंपल सा अगर हम थैले को कहें, ये एक थैला है, ऐसे ये एक थैला हमारे पास है। इस थैले में हमने कहा कोई यहाँ पर ऐसा कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अलग से पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सेम एल्गी भी वही होती है। यहाँ पर आपको जो रूट है, लीफ है या स्टेम है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आपको सारे पार्ट सिमिलर दिखेंगे। जैसे कि आपने जैसे एल्गी देखी होगी, कोई सिंपल सी एल्गी हम देख लेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हम नॉर्मली भी देखते हैं। तो एल्गी आपको कैसे मिलती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, धागे जैसे धागे, बहुत सारे धागे आपस में उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत चिपचिपे से जो होते हैं, और उसमें आप नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट जो है वो लीफ का है, कौन सा स्टेम का है, कौन सा रूट है। यहाँ पर तो आप कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर फ्लावर तो होंगे ही नहीं क्योंकि हमें रूट स्टेम लीफ का ही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमारा आंसर एल्गी तो नहीं होगा ऑफकोर्स। आते हैं ब्रायोफाइट्स, पहले थैलोफाइट्स आता है फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स में जब हमने पढ़ा था हमने कहा था ब्रायोफाइट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले थे। आपने कहा इनमें हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ की, तो इसमें ट्रू नहीं थे। आपने कहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब पत्ती जैसी संरचना है लेकिन वास्तविक पत्ती नहीं है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तने जैसी संरचना है लेकिन वास्तविक तना नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जड़ें जैसी संरचनाएं हैं लेकिन वास्तविक जड़ें नहीं है। तो आपने कहा यहाँ पर भी आपने कहा आप थोड़ा सा आप रिलेट तो कर सकते हैं लेकिन वास्तविक यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं आया है। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास आता है टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे फ्लावर नहीं आए हैं। ठीक है, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं। सीड यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में सीड आ गए हैं, लेकिन कैसे सीड थे, ये नेकेड थे, यानी कि यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं पाई जा रही है सीड में। तो ट्रू फ्लावर जो है वो यहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं, ट्रू फ्लावर। लास्ट जो ऑप्शन है आपका एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। आपका जो चैप्टर था वो यही था।
आप चैप्टर में यही देख रहे थे कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है, नाम ही चैप्टर का ये कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो चैप्टर ही आपके पास ये आया है, तो ऑफकोर्स आपने कहा डबल फर्टिलाइजेशन अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है इट मीन्स कि हम एंजियोस्पर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कोई अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेगमेंट हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, ये मैं इरेज कर दूं, ये इरेज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड सेगमेंट आता है दैट इज ख, इसमें कहा गया है टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। आपको बताना है कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है। ऑप्शन है 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चलो, तो हमने बात की है कि यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं, हमारे ऑप्शन है 48 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके, ठीक है, जेनेटिक्स की जो हमारी यूनिट थी, और उसमें टॉपिक जो है वो हमारा क्या था, टॉपिक हमारा था म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमने अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन देखे थे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन था, जीन म्यूटेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग जिसमें जैसे पॉलीप्लॉइडी पढ़ी है, एन्यूप्लॉइडी हमने पढ़ी है, अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो पढ़े हैं। देखो, आंसर तो हमें करना ही है, वो तो ठीक है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, हम क्वेश्चन को सॉल्व भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हम इसलिए भी करते हैं कि यहाँ पर जब हम किसी क्वेश्चन को देखो, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तब आपको ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्यों होता है, म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, या जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, या जो टर्नर सिंड्रोम है वो कंडीशन कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है एक्चुअली में, जिस वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है उस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें वहां पर हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ वहां पे क्या करना है कि बताओ कि टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमें क्रोमोसोम का नंबर देखना है, अपना ऑप्शन टिक करना है, हो गया। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें टॉपिक को पूरा समझना होता है, जिससे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस 2023 में ये क्वेश्चन आया था तो 24, 25, 26 कभी भी ये सेम क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने कहा सेम क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है कि म्यूटेशन क्या है। सबसे पहले बताइए कि म्यूटेशन क्या है। हमने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंज है, कोई भी जो परिवर्तन है, चाहे वो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है या जो नाइट्रोजनस बेस है, चाहे आपने कहा उनके नंबर में, उनके सीक्वेंस में, उनके पोजीशन में यहाँ पर, या हमने कहा जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल में आपका क्या आएगा, जीन्स आएंगे, क्रोमोसोम आपका आएंगे। आपने कहा तो क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के आकार में या क्रोमोसोम की स्थिति में, या इन शॉर्ट हम कहें कि जेनेटिक मटेरियल में कोई भी जो चेंज होता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के रीजन अगर हम देखें तो हमने कुछ तीन रीजन देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि जो फिजिकल जो होते हैं, जैसे कि आपने कहा जैसे यूवी रेडिएशन जो होती हैं यहाँ पर, ये रीजन होते हैं किसके, म्यूटेशन के। बायोलॉजिकल में हमने कहा जो केमिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई क्या करते हैं, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, केमिकल को इनहेल कर रहे हैं, केमिकल को ले रहे हैं इनहेल, तो ठीक है, तो ये केमिकल को कंज्यूम कर रहे हैं। जब ये केमिकल को कंज्यूम करते हैं तो ये केमिकल यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होते हैं। तो ये केमिकल म्यूटेशन आपका होगा। बायोलॉजिकल म्यूटेशन पे आता है, ये आपका कौन सा होगा जो केमिकल की वजह से होता है, केमिकल म्यूटेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या होता है कि आपने कहा बायोलॉजिकली जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है कि वो जेनेटिक हो सकता है कि वो यहाँ पे क्या हो, नेचुरली हो रहा हो। तो ऐसे कोई जो परिवर्तन होते हैं उसे बायोलॉजिकल म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम म्यूटेशन को पढ़ रहे हैं। म्यूटेशन में हमने कहा कि टर्नर सिंड्रोम में कौन सी कंडीशन आती है, जैसे अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारी जो सेल होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, हमने कहा नॉर्मल तो होते हैं 46 क्रोमोसोम।
जिसे 23 जोड़ी भी हम कहते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक क्या है, यहाँ पर एक अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल होगी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड तो यहीं पे हट जाता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो नहीं होगा टर्नर सिंड्रोम में। क्या हो सकता है, 48 होगा, 47 होगा या 45 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो 48 में हम देख रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम ज्यादा है, 47 में हम देख रहे हैं कि 1 क्रोमोसोम ज्यादा है, 45 में हम देख रहे हैं कि 1 क्रोमोसोम कम है। ठीक है, इट मीन्स कि हमने कहा ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड जो म्यूटेशन होगा उससे रिलेटेड होगा हमारा टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम किस टाइप का म्यूटेशन यहाँ पर होता है। तो देखो, सबसे पहले आंसर हमारा जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, दैट इज 45। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 45 होता है, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस टाइप के म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन अलग अलग टाइप के हमने पढ़े हैं, उनमें से एक म्यूटेशन हमारे पास आता है जीनोमिक म्यूटेशन या क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है उससे क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पे या तो बढ़ रहे हैं या क्रोमोसोम के नंबर घट रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे पास म्यूटेशन आते हैं दैट इज नोन एज जीनोमिक या क्रोमोसोम म्यूटेशन। ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, एक होता है पॉलीप्लॉइडी और एक होता है ठीक है, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, देखो दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स और एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जब सेट में यहाँ पर डिफरेंस आते हैं, यानी कि हमने कहा या तो n और 2n में चेंजेस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक या दो नंबर में चेंजेस नहीं आते हैं, या तो पूरे का पूरा सेट जो है उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे पूरा का पूरा सेट डबल हो गया है या हाफ सेट यहाँ पे जब डबल हो जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी कोई भी जो जीव है उसमें उसकी जो सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 6 है, यानी कि 6 इसकी क्या है यहाँ पे 2n कंडीशन है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या कंडीशन होती है, जब इसमें आपने कहा n नंबर बढ़ जाता है, 2n अगर 6 है तो n नंबर कितना होगा, 3 होगा। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आई वो क्या है, यहाँ पे 3n कंडीशन आई, 3n का मतलब होता है 9 क्रोमोसोम। देखो फिर से करते हैं, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, कोई जीव है जिसमें 2n जो है वो कितना है, 6 है, तो n कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। क्लियर है, अब आपने कहा n 3 होगा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि या तो पूरा का पूरा सेट डबल हो जाता है या फिर हाफ जो है, एकदम हाफ जो है वो क्या होता है यहाँ पे डबल होता है। तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है। आपने कहा 2n प्लस n कितना होगा, 3n होगा। 3n का मतलब क्या होगा, 2n का मतलब है 6, n का मतलब है 3, तो कितना होगा 9 क्रोमोसोम। ठीक है, या तो हाफ सेट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, या आपने कहा 2n प्लस 2n कितना होगा, 4n होगा। 4n का मतलब होगा 6 प्लस 6 कितना होगा, 12 क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पूरे के पूरे सेट में चेंजेस आ रहे हैं, एक या दो क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वहीं एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जैसे कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2, ये एन्यूप्लॉइडी है। 1 का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे जो बॉडी है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। तो हमने कहा 46 माइनस 1 कितने हो गए, 45। कौन सी कंडीशन आ गई है, कौन सी कंडीशन आ गई है, टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन आ गई है, 2n माइनस 1। तो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे थे, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, माइनस 1 तो कितने हो गए हैं, 45 क्रोमोसोम रह गए हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है जो हमने कहाँ पर देखी है, अभी टर्नर सिंड्रोम में देखी है, जहां पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है यहाँ पे
एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 2n-2 का मतलब क्या होगा? 46 माइनस 2 कौन से कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? 46 में से 2 चले गए 44। 2n+1 में क्या होगा? 46 प्लस 1 कितने होंगे? 47। 47 कंडीशन भी हमारे पास देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है ये आपको करना है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अभी ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ जाए। तो 47 कंडीशन। तो पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में समझ आए क्या डिफरेंस है? पॉलीप्लॉइडी में जहां पर पूरे के पूरे सेट या हाफ सेट जो है या तो 2n या n में चेंजेस आ रहे हैं वो पॉलीप्लॉइडी है। और एन्यूप्लॉइडी में यहाँ पर आपने कहा कि 1 या 2 क्रोमोसोम का डिफरेंस आता है, ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है पॉलीप्लॉइड और एन्यूप्लॉइडी में डिफरेंस का पता हो गया है हमें। अब आते हैं ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था। हमने कहा कि यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन कौन सी है? जहाँ पर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास आते हैं, एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो गया है। इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, और टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का म्यूटेशन होता है। तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी में मोनोजोमिक कहते हैं। मोनोजोमिक का मतलब होता है एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, मोनोजोमिक कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख ये कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है। यहाँ पर कोई अगर डाउट आपका है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमारे पास आता है द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कहा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम व्हाट इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। तो आपको बोला गया है यहाँ पे होमो सैपियंस है, ठीक है, या फिर पैंथरा टाइग्रिस है, या फिर होमो इरेक्टस है, या फिर होमो हेबिलिस है। देखो इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं सभी हमारा नाम क्या होगा यहाँ पे? होमो सैपियंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रतिजैविक का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले ये बताइए एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एंटीबायोटिक्स आपने कहा वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया है या तो उसकी ग्रोथ को रोकती हैं या उसे किल करती हैं। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? विटामिन के थ्रू होता है, प्रोटोजोन्स के थ्रू होता है, माइक्रोब्स के थ्रू होता है, या केमिकल्स के थ्रू होता है? अगेन हमारे पास इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगेन हमने कहा हमारे पास इजी क्वेश्चन है तो आप ये देखेंगे। हमने ये भी देखा कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, उसे किस चीज से बनाया गया था। तो एक बार अपने ऑप्शंस को देखेंगे और आंसर जो है वो जल्दी से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जल्दी से देखो जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें किस चीज से बनाया गया है। चलो हो गया, आगे बढ़े। इजी है। हमने कहा एंटीबायोटिक्स को किससे बनाया गया था? जो हमने कहा फंगस देखी थी हमने, फंगस से यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इजी, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे, अभी तक हमारे पास इजी क्वेश्चन ही है। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो भी म्यूटेशन या जो आपने कहा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको देखने हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ध्यान रखना है। तो ये भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अभी का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है? विच इज ऑब्लिक आर ट्रांसजेनिक एनिमल इन द फॉलोइंग। आपको बताने के निम्नलिखित में से ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं? रैबिट है, ठीक है, पहला ऑप्शन यानी कि खरगोश, दूसरा ऑप्शन है काव यानी कि गाय, तीसरा है शीप यानी कि भेड़, या लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही क्या है यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल है। ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था? ट्रांसजेनिक एनिमल जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक यूनिट आई है जिसमें 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं। पहला चैप्टर कहता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है और वो काम कैसे करती है, क्या प्रोसीजर है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने सारी चीजें देखी थी। बेसिकली हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, और इसमें हम देख रहे थे कि कैसे किसी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट हम बनाते हैं, जिसमें हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पे आइसोलेट करने से लेकर के जीन ट्रांसफर तक की जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। और उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखी थी। पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर इसी से रिलेटेड था जिसमें हमें बताया गया था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उसी में हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात की थी। ट्रांसजेनिक एनिमल
कैसे यहाँ पे बनाए जाते हैं और क्या उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो कौन से एनिमल हैं जिन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है, ये हमने देखा था। एक बार आप अपनी क्वेश्चन को देखो, इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देखेंगे, ये आपके होमवर्क में होगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है। जो गोल्डन राइस है उसमें क्या, किस चीज की प्रचुरता होती है, विटामिन ए की, या फिर आपने क्या अल्फा कैरोटीन की, या फिर आपने क्या एंथोसाइनिन की, या कैरोटीन की, देख लो। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य का पोषण स्तर होता है। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ह्यूमन इन एन इकोसिस्टम इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं। इन डेजर्ट प्लांट लीव मॉडिफाई इनटू स्टेम, स्पाइन, फ्रूट एंड रूट। तो आपके कुछ 3 क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, एक बार आप लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनमें कोई डिफिकल्टी, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।